हेलो क्लास। आज की क्लास में हम बाइनरी फाइल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक की पिछली क्लासेस में हमने टेक्स्ट फाइल्स देखा था। तो हमने देखा था किसी टेक्स्ट फाइल को हम कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं और उसमें कैसे अपेंड करते हैं। हम बाइनरी फाइल्स देखेंगे आज की क्लास में। बाइनरी फाइल्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। इसीलिए अगर आपने टेक्स्ट फाइल पोर्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बाइनरी फाइल पोर्शन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फाइल्स होती क्या है। तो जब टेक्स्ट फाइल की स्टार्टिंग की थी तो उसमें पहली क्लास में मैंने आपको बताया था बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं। तो बाइनरी फाइल ऐसी फाइल होती हैं जो कि नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती हैं और इसमें जो डेटा होता है वो उसी फॉर्म में सेव होता है जैसा कि कंप्यूटर की मेमोरी में। बाइनरी फाइल में लाइन के लिए कोई डिलिमीटर नहीं होता, कोई एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता। बाइनरी फाइल को जब हम मेमोरी में राइट करते हैं तो उसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। और बाइनरी फाइल जो होती है उसको रीड और राइट करना रिलेटिवली कम टाइम लेता है, जबकि टेक्स्ट फाइल में रीड और राइट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम इसे देखते हैं। A binary file is a file that contains information in the same format in which the information is held in memory. मेमोरी में जिस टाइप में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसी टाइप में ही हमें बाइनरी फाइल्स में सेव हो रही है। जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो नॉन ह्यूमन रीडेबल होती हैं, मीन्स हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिनका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। और बाइनरी फाइल्स में लाइन एंड होने के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता, जैसा कि टेक्स्ट फाइल में होता है कि एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है। जब हम किसी टेक्स्ट फाइल को मेमोरी में सेव करते हैं या मेमोरी से वापस रीड करते हैं तो उसमें जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो उसमें कुछ चेंजेस अकर होते हैं मेमोरी में राइट होते टाइम और मेमोरी से रीड होते टाइम, लेकिन बाइनरी फाइल में ऐसे कोई चेंजेस नहीं होते। और बाइनरी फाइल में जो टाइम लगता है उसको रीड करने में या राइट करने में वो रिलेटिवली कम होता है। तो बाइनरी फाइल की एग्जांपल जैसे हम कोई भी इमेज फाइल ले लें, कोई भी पीडीएफ फाइल ले लें या कोई भी वीडियो फाइल ले लें, वो सारे हमारे एग्जांपल हैं बाइनरी फाइल्स के। जैसे अगर हम देख लें पीएनजी फाइल, जेपीजी फाइल, ये सारे हमारे बाइनरी फाइल्स के एग्जांपल हैं। अगर हम इन फाइल्स को किसी टेक्स्ट एडिटर के थ्रू ओपन करने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे बहुत सारे अनरिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स हैं इसमें, जिनको हम समझ नहीं सकते, जिनको पढ़ नहीं सकते। और लेकिन जब हम इनको किसी इमेज व्यूअर के थ्रू ओपन करते हैं तो हमें एक इमेज दिखाई देगी। तो बाइनरी फाइल के अगर एग्जांपल हम देखें तो डॉक्यूमेंट फाइल में कौन से हो गए, पीडीएफ फाइल हो गया या वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल .doc हो गई, ये सारे हमारे बाइनरी फाइल के एग्जांपल हैं। इमेज फाइल में अगर हम देखें पीएनजी फाइल हो गई, जेपीजी फाइल हो गई या .gif फाइल हो गई, ये सारे बाइनरी फाइल के एग्जांपल हैं। वीडियो फाइल में हम देखें MP4, 3GP, MKV या AVI, ये सारे बाइनरी फाइल्स के एग्जांपल हैं। या ऑडियो में देखें MP3 फॉर्मेट या WAV फॉर्मेट, ये हमारे बाइनरी फाइल्स के एग्जांपल हैं। अब देखते हैं कि बाइनरी फाइल हमें यूज क्यों करनी की जरूरत है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो बाइनरी फाइल जो होती हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज की होती हैं टेक्स्ट फाइल के कंपैरिजन में। तो स्मॉल साइज का मतलब हम उनको आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। और जो बाइनरी फाइल होती है उसमें जो इनपुट और आउटपुट में टाइम कम लगता है, तो इनको हम आसानी से जल्दी रीड कर सकते हैं, कम एक्सेस टाइम लगता है क्योंकि इसमें। और जैसे बहुत सारी फाइल्स होती हैं, जैसे हम जावा की बाइट कोड फाइल ले लें तो वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बनी ही नहीं फाइल है, वो फाइल मशीन अंडरस्टैंडिंग के लिए ही बनी हुई है। तो इस टाइप की फाइल बाइनरी फाइल में ही लिखा जाना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में के लिए बनी ही नहीं हुई है। अब हम देखते हैं पाथ। जब हमने पिछली क्लास में टेक्स्ट फाइल्स देखा था तो उसमें भी हमने ये पाथ देखा था, सेम पाथ यहाँ पे भी है। पाथ स्पेसिफाई करता है एक यूनिक लोकेशन किसी भी फाइल की या फोल्डर की। पाथ दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट पाथ होगा या रिलेटिव पाथ होगा। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब जो फाइल का पाथ है या फोल्डर का पाथ है वो टॉप मोस्ट लेवल डायरेक्टरी से उस फाइल या फोल्डर तक के पाथ को हम
एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। मींस टॉप मोस्ट लेवल डायरेक्टरी से स्टार्ट होगा पाथ और उस फाइल तक एंड होगा। तो जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि सी डायरेक्टरी से स्टार्ट हो रहा है पाथ, सी डॉक्यूमेंट्स न्यूज़लेटर समर 2018.pdf। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सी ड्राइव में एक डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, उसके अंदर न्यूज़लेटर फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है समर 2018.pdf। इस फाइल का ये एब्सोल्यूट पाथ हो गया। मींस टॉप मोस्ट लेवल डायरेक्टरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उस फाइल के नाम तक जा रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया एब्सोल्यूट पाथ। अब देखते हैं रिलेटिव पाथ। जैसे हम किसी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, उस डायरेक्टरी में कोई फाइल है, लेकिन हम चाहते हैं किसी दूसरी डायरेक्टरी की फाइल को एक्सेस करना उसी डायरेक्टरी में रहते हुए। जैसे हम मान लीजिए डायरेक्टरी ए में है और हम चाहते हैं कि डायरेक्टरी बी की किसी फाइल को एक्सेस करें, तो उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं कि हम डायरेक्टरी चेंज करके डायरेक्टरी बी में जाएं और उसकी फाइल को एक्सेस करें, या दूसरा तरीका हो सकता है कि हम ए में ही रहते हुए बी की फाइल को एक्सेस करें। तो जब हम डायरेक्टरी ए में ही रहते हुए बी की फाइल को एक्सेस करते हैं तो जो हम पाथ यूज करते हैं उसे बोलते हैं रिलेटिव पाथ। A relative path is a path that describes the location in relative to the current working directory। तो हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें हम काम कर रहे हैं वो दूसरी है, लेकिन हम उस डायरेक्टरी में रहते हुए किसी दूसरी डायरेक्टरी का किसी लोकेशन को, किसी फाइल या फोल्डर को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है रिलेटिव पाथ। हम इन दोनों के एग्जाम्पल को भी देखते हैं। अभी इसके लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। यहाँ पे पाइथन क्लास नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। पाइथन क्लास के अंदर बाइनरी फाइल्स नाम से एक फोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे 1 नाम से एक फोल्डर है, इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो 1.1 इसमें एक फोल्डर है और एक फोल्डर 1.2 है। 1.1 को अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर 1.1.txt एक फाइल है, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। 1.1.txt के अंदर लिखा हुआ है दिस इज फाइल अंडर 1.1 फोल्डर। और अगर मैं 1.2 में जाता हूँ तो उसके अंदर 1.2.txt हमारी एक फाइल है, उस फाइल में दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। 1.2.txt में लिखा हुआ है दिस इज फाइल अंडर 1.2 फोल्डर। तो अभी हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या है। अगर हमें मान लीजिए हम 1.1 डायरेक्टरी के अंदर हैं और हम चाहते हैं कि इस फाइल का हमें एब्सोल्यूट पाथ क्या है वो हमें जानना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें जो टॉप मोस्ट लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है हमें वहां से लेकर हमें 1.1.txt तक आना है। तो उसके लिए हम यहाँ से अगर पाथ कॉपी कर लेते हैं, ये पाथ मैंने कॉपी किया और इसको मैं नोटपैड पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये तो हमारा टॉप मोस्ट लेवल डायरेक्टरी सी से लेकर 1.1 डायरेक्टरी जो थी वहां तक का पाथ हो गया। और अगर इसके आगे हम फाइल का नेम लिख देते हैं, फाइल का कंप्लीट नेम जो यहाँ तक आ जाता है, तो ये तो हमारा हो गया 1.1.txt का एब्सोल्यूट पाथ। इसी तरीके से अगर हमें 1.2.txt का एब्सोल्यूट पाथ जानना है तो उसके लिए हम ये पाथ कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे मान लीजिए पेस्ट कर देते हैं इसके नीचे, और फाइल का नाम हम उसके आगे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया 1.1.txt का एब्सोल्यूट पाथ, ये हमारा हो गया 1.2.txt का एब्सोल्यूट पाथ। अब हम मान लीजिए अभी हम किस ड्राइव में हैं, अभी मान लीजिए हम 1.1 में हैं और 1.1 में रहते हुए मैं 1.2.txt एक्सेस करनी है, तो उसके लिए हम रिलेटिव पाथ का यूज करते हैं। तो अभी मैं इनके एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को। तो अभी मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में किस फोल्डर के अंदर हूँ, T88SI। यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 1.1.txt को एक्सेस करूँ, तो मैं 1.1.txt के फोल्डर में चला जाता हूँ। यहाँ तक मैं पाथ कॉपी करता हूँ और मैंने अपनी डायरेक्टरी चेंज कर दी। अभी मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, अभी मैं 1.1 में हूँ और 1.1 का ये हो गया एब्सोल्यूट पाथ। अब मैं 1.1 में हूँ तो मैं यहाँ से 1.1 की फाइल एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो मैं 1.1 की फाइल मेरी कौन सी है, 1.1.txt। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप 1.1.txt। अब देखता हूँ उसका
कंटेंट प्रिंट होता है कि नहीं। तो ये 1.1 का कंटेंट प्रिंट हो गया, दिस इज फाइल अंडर 1.1 फोल्डर। अब अगर मैं 1.1 में ही रहते हुए, यहाँ अभी मैं 1.1 में हूँ, 1.1 में ही रहते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं 1.2.txt फाइल एक्सेस करूँ, और 1.2.txt फाइल किसमें है, 1.2 फोल्डर में है। तो उसके लिए जब मुझे ये फाइल एक्सेस करनी है 1.1 में ही रहते हुए, तो उसके लिए हम जो पाथ यूज करेंगे उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम 1.2 में चले जाएं और फिर यहाँ से 1.2 एक्सेस कर लें जैसे हमने 1.1 की, लेकिन हम चाहते हैं कि 1.1 में ही रहते हुए हम 1.2 वाली फाइल एक्सेस करें। तो उसके लिए जो हम पाथ यूज करेंगे उसको कहते हैं रिलेटिव पाथ। तो अभी देखिए कैसे करते हैं। 1.2 में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैं यहीं से करके दिखा देता हूँ। अभी हम 1.1 में हैं, 1.2 में हमें जाने के लिए क्या करना होगा, पहले हम एक बैग जाएं, 1 में जाएं, एक बैग गए 1 में गए, फिर एक बैग जाने के बाद हम 1.2 में जाएं और फिर 1.2 में हम 1.2.txt को एक्सेस कर लें। यही तरीका हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बैग जाने के लिए डबल डॉट का यूज करना होगा। हमने डबल डॉट का यूज किया, स्लैश। अब हमें एक बैग जाने के बाद एक बैग हम यहाँ से 1 में आ गए। अब एक बैग जाने के बाद हमें किस फोल्डर में जाना है, 1.2। हम 1.2 फोल्डर में पहुंच गए, और 1.2 के बाद हम किस फाइल को एक्सेस करना है, 1.2.txt। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टाइप, हम एक बैग गए, उसके बाद 1.2 फोल्डर में गए, और 1.2 फोल्डर में जाने के बाद हम 1.2.txt को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिस इज द फाइल अंडर 1.2 फोल्डर, उसने हम फाइल का कंटेंट प्रिंट करा दिया। तो ये तो हमारे हो गए पाथ कि हम किस तरीके से फाइल के पाथ को यूज कर सकते हैं। सेम मैंने बताया हुआ था टेक्स्ट फाइल में, वहां पे भी हमने यही पाथ यूज किया था। बाइनरी फाइल में भी सेम है, डेफिनेशन सेम है, सब कुछ सेम है, बस मैंने बता दिया आपको क्योंकि ये आगे काम आएगा आपको रिवीजन के लिए। तो इसके आगे हम देखते हैं कि बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लें रीडेबिलिटी में क्या अंतर है। जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती हैं, जबकि बाइनरी फाइल्स जो होती हैं वो नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती हैं। स्टोरेज में देख लें तो जो टेक्स्ट फाइल होती है वो प्लेन टेक्स्ट स्टोर करती है, और जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो इमेजेस स्टोर कर सकती हैं, ऑडियो स्टोर कर सकती हैं, टेक्स्ट स्टोर कर सकती हैं, वीडियो स्टोर कर सकती हैं। ये सब हमारी बाइनरी फाइल्स स्टोर कर सकती हैं। जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है उसमें हर लाइन एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से एंड होती है। हर लाइन को खत्म करने के लिए एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है, उसके बाद नई लाइन स्टार्ट होती है। जबकि बाइनरी फाइल में ऐसा कोई लाइन टर्मिनेशन नहीं होता, उसमें कोई एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता। अब देखें कि जब हम टेक्स्ट फाइल को मेमोरी में रीड या राइट करते हैं तो उसमें जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है उसमें कुछ इंटरनल ट्रांसलेशंस होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जबकि बाइनरी फाइल में तो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर ही नहीं होता, तो उसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होते। फिर हम देखें रीड और राइट टाइम। जब हम टेक्स्ट फाइल को रीड और राइट करते हैं तो रिलेटिवली स्लोवर होती हैं, ज़्यादा टाइम लेती हैं बाइनरी फाइल के मुकाबले, जबकि बाइनरी फाइल में रीड और राइट करने में टाइम कम लगता है। तो ये तो हो गया बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में अंतर। अब देखते हैं बाइनरी फाइल को हम ओपन कैसे कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट फाइल को ओपन करना देखा था ओपन मेथड के थ्रू, सेम मेथड यहाँ पे भी यूज होगा, ओपन फंक्शन ही यूज होगा। और जैसे वहाँ पे ओपन फंक्शन एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, यहाँ पे भी ओपन फंक्शन एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ओपन फंक्शन के अंदर हम वहाँ पे कंप्लीट फाइल का एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ दे रहे थे, यहाँ पे भी हम फाइल का एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ देंगे। लेकिन वहाँ पे जब हम फाइल को रीड कर रहे थे तो वहाँ पे हम मोड जो स्पेसिफाई कर रहे थे वो आर कर रहे थे फाइल को रीड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें फाइल को रीड करने के लिए आरबी स्पेसिफाई करना होगा। आरबी का मतलब रीड बाइनरी। हम वहाँ पे फाइल को राइट करने के लिए डब्ल्यू यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें फाइल को राइट करने के लिए डब्ल्यू बी यूज करना होगा, मीन्स राइट बाइनरी। जैसे वहाँ पे अपेंड करने के लिए ए यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमें ए बी यूज करना होगा, अपेंड बाइनरी। तो हमें सबके आगे बी ऐड कर देना है। Opening and closing a binary file is same as text file opening and closing. While opening any binary file, we have to specify B in the file opening mode. तो मैंने बताया आपको B एडिशनल जोड़ना होगा। यहाँ पे हमने देखा कि हम डबल स्लैसेस यूज कर रहे हैं। तो हम डबल स्लैसेस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्लैश का एक स्पेशल मीनिंग होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जैसे हमारा जो हमने पाथ इसको ओपन फंक्शन में पास किया है उसमें ये हमारा पाथ है। मान लीजिए हमारा नोट्स जो फोल्डर है वो स्मॉल एन होता
तो यहाँ पे स्मॉल n होता तो यहाँ पे क्या होता, एक बैक स्लैश n आ रहा होता, और बैक स्लैश का n का मतलब होता है किसी स्ट्रिंग में लाइन ब्रेक। जैसे मान लीजिए हम करके देखें, यहाँ पे हम टाइप करते हैं पाइथन, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं str1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन ब्रेक बैक स्लैश n एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे str1 को क्लोज किया। अब हम देते हैं प्रिंट str1। अब इसको प्रिंट कराते हैं तो हम देखते हैं लाइन ब्रेक एग्जाम्पल, यहाँ से एक लाइन ब्रेक आ गया। तो पाइथन में बैक स्लैश n का जनरली मतलब क्या है, लाइन ब्रेक। लेकिन उस स्पेशल मीनिंग को, जो लाइन ब्रेक था, उस स्पेशल मीनिंग को सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे एक बैक स्लैश और देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। तो हम किसी भी जो बैक स्लैश की यहाँ पे स्पेशल मीनिंग थी, उस स्पेशल मीनिंग को सप्रेस करने के लिए हम एक बैक स्लैश और दे रहे हैं। तो इस तरीके से उसकी मीनिंग को हम सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन बैक स्लैश n का मतलब क्या समझता है, वो तो समझता लाइन ब्रेक है। अब जैसे यहाँ पे बैक स्लैश t होता, तो बैक स्लैश t का मतलब एक टैब स्पेस देना, तो पाइथन तो उसे बैक स्लैश t मतलब एक टैब स्पेस देना समझता। तो इसलिए उस स्पेशल मीनिंग को सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे डबल बैक स्लैशेस यूज कर रहे हैं। अगर हमें डबल बैक स्लैशेस यूज नहीं करने तो हम उस स्ट्रिंग को एक रॉ टाइप का स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। जब हम उस स्ट्रिंग को एक रॉ टाइप का स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देंगे तो पाइथन उसको स्पेशल मीनिंग नहीं समझेगा, वो समझेगा यहाँ पे उस कैरेक्टर की कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। तो अगर किसी स्ट्रिंग को हमें रॉ स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है तो हम उसके आगे r लिख सकते हैं, और फिर उसमें हम सिंगल बैक स्लैश यूज करेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। तो when we declare the path string to be of raw type, there is no special meaning of any character, तो हमें उसके लिए r स्पेसिफाई करना होगा। तो इस तरीके से हम दोनों मेथड्स में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, या तो हम उसको डबल बैक स्लैश यूज कर सकते हैं, या तो सिंगल बैक स्लैश यूज करेंगे तो हमें उसको रॉ टाइप का डिक्लेयर करना होगा। अब देखते हैं किसी बाइनरी फाइल को हम रीड कैसे करते हैं। तो रीड करने के लिए मैंने बताया रीड बाइनरी मोड, आरबी मोड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसी फोल्डर में हम जाके देखते हैं जो हमारा बाइनरी फाइल्स फोल्डर था। इसके अंदर मैंने एक फाइल सेव की है pythonlogo.png। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इस टाइप की एक फाइल है, पाइथन का लोगो बना हुआ है। तो ये हमारी एक बाइनरी फाइल है। इसको हम रीड कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक पाइथन फाइल ओपन करता हूँ। अभी ये ब्लैंक फाइल है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम इस फाइल को रीड करना चाह रहे हैं pythonlogo.png। तो मैं इसका एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पे यूज करूँगा। तो जैसे मैंने बताया था कि हम जैसे अपनी टेक्स्ट फाइल को ओपन कर रहे थे, सेम तरीके से हम यहाँ पे बाइनरी फाइल को भी ओपन करेंगे। मैं इस स्ट्रिंग को एक रॉ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने एक रॉ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया और मोड में मैं आरबी दे देता हूँ, रीड बाइनरी मोड। और जो हमारा फाइल का नाम है pythonlogo.png, उसको उस फाइल के एब्सोल्यूट पाथ के में मैं आगे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये तो हमारा हो गया फाइल को ओपन करना। यहाँ फाइल ओपन हो गई। अब हम चाहते हैं कि फाइल को कैसे रीड करें। तो फाइल को हम रीड करते हैं। फाइल बहुत बड़ी भी हो सकती है, तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर ही रीड करता हूँ। मान लीजिए हमारा बाइनरी डेटा हो गया b data इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड, माई फाइल डॉट रीड। रीड फंक्शन वहाँ पे भी बताया था, सेम उसी तरीके का यूज है। बस हम मान लीजिए यहाँ पे हमें 100 स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स रीड करने हैं, हम यहाँ पे 100 स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर इस बी डेटा को हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट b अंडरस्कोर डेटा। इसको हम प्रिंट कराते हैं और अब हम फाइल को क्लोज कर देते हैं, माई फाइल डॉट क्लोज। तो यहाँ पे हमने फाइल को क्लोज कर दिया, यहाँ पे फाइल को ओपन कराया।
फाइल में स्टार्टिंग के 100 कैरेक्टर्स रीड किए, उसको बाइनरी डेटा में सेव किया, बाइनरी डेटा को हमने प्रिंट कराया और फाइल को क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं कि कैसा, जब हम इमेज को ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर का कंटेंट कैसा है, उसके अंदर का डेटा कैसा है। तो यहाँ पे तो अभी हम बाइनरी फाइल्स फोल्डर के अंदर हैं। अभी हम उस पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जब हमने पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट कराया तो हमारे सामने इस टाइप का कुछ डेटा आया। तो आप देखेंगे ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तो नहीं है, हम इसको पढ़ नहीं सकते कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस टाइप का डेटा ही बाइनरी फाइल में होता है, हम उसको पढ़ नहीं सकते कि उसमें क्या लिखा हुआ है। वो मशीन अंडरस्टैंडिंग के लिए बना हुआ है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बना ही नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया इसका आउटपुट। तो अगर हम, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, हमने देखा कि किसी इमेज को रीड करना। अगर हम इस इमेज को किसी टेक्स्ट एडिटर के थ्रू ओपन करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए इसको हम कोशिश करते हैं नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू ओपन करना, तो हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके का हमें डेटा दिख रहा है। हम इसको समझ नहीं सकते कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमारा क्या है, बाइनरी डेटा है, बाइनरी डेटा के फॉर्म में है। टेक्स्ट फाइल्स को हम आसानी से एडिट कर सकते थे, कुछ भी मिस्टेक होती थी हम देख के उसमें चेंजेस कर सकते थे, लेकिन बाइनरी फाइल में चेंजेस उतने आसान नहीं होते। मान लीजिए कुछ हम चेंज कर दें तो फाइल हमारी बहुत जल्दी करप्ट हो सकती है। मान लीजिए इतने टेक्स्ट को हमने कॉपी किया और इसे मैं अभी डिलीट करके कंट्रोल एस मैंने सेव कर दिया। अब हम उस इमेज को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए इमेज करप्ट हो गई, अब इमेज प्रॉपर नहीं है। तो जब हम किसी भी बाइनरी फाइल में थोड़े भी चेंज करते हैं तो इमेज जो भी हमारा बाइनरी फाइल है उसमें करप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैंने वापस चेंजेस को सेव कर दिया तो अभी हमारी इमेज प्रॉपर डिस्प्ले होने लगी। तो ये हमने देखा किसी नोटपैड प्लस प्लस में हमने वहाँ पे ओपन करके देखा फाइल का कंटेंट कैसा था, तो टोटली अनरीडेबल फॉर्म में था, उसको हम समझ नहीं सकते कि उसमें क्या लिखा हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं बाइनरी फाइल्स। हम देख लेते हैं फाइल को एक्सेस करने के मोड क्या क्या होते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट फाइल में देखा था रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड, तो उस तरीके से हमारा बाइनरी फाइल्स में क्या क्या मोड है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बाइनरी, जैसे वहाँ पे आर मोड था तो वहां उसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आरबी मोड है। तो वहां पे आर मोड का मतलब था ओपन सा फाइल फॉर रीडिंग ओनली, यहाँ पे आरबी का मतलब है ओपन सा फाइल फॉर रीडिंग ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट। तो वहां पे भी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो पाइथन एरर देता था, यहाँ पे भी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही पाइथन एरर देगा। फाइल पॉइंटर जो होता था बिगनिंग ऑफ फाइल में होता था, बिगनिंग ऑफ फाइल होता था में पोजीशन पे होता था, यहाँ पे भी सेम है। और वहां पे भी जो आर मोड होता था वो डिफॉल्ट मोड होता था, यहाँ पे भी जो आरबी मोड है वो डिफॉल्ट मोड है। वहां पे जो आर प्लस अगर हम स्पेसिफाई कर देते थे उसका मतलब होता था कि फाइल को हम रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम आरबी प्लस मेंशन कर देते हैं इसका मतलब हम रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए बाइनरी फॉर्मेट में उस फाइल को ओपन कर रहे हैं, बाकी सेम रहेगा। फिर हम देखते हैं वहां पे डब्ल्यू मोड था, यहाँ पे डब्ल्यू बी मोड है, ये बी है, यहाँ पे बी होगा। और वहां पे डब्ल्यू प्लस मोड था, यहाँ पे डब्ल्यू बी प्लस मोड होगा, तो ये प्लस की जगह यहाँ पे डब्ल्यू बी होगा। तो वहां पे जो डब्ल्यू मोड का मतलब था ओपन सा फाइल फॉर राइटिंग ओनली, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे डब्ल्यू बी में ओपन सा फाइल फॉर राइटिंग ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट। वहां पे अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होती थी तो उसका कंटेंट ओवरराइट हो जाता था, यहाँ पे भी अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसका कंटेंट ओवरराइट हो जाएगा। और अगर वहां पे उस नाम से कोई फाइल नहीं होती तो एक नई फाइल बन जाती थी, यहाँ पे भी अगर उस नाम से कोई फाइल नहीं होती तो एक नई फाइल बन जाएगी। फिर अगर हमें राइट के साथ रीड भी करना होता तो हम उसे डब्ल्यू प्लस स्पेसिफाई करते थे टेक्स्ट फाइल में। यहाँ पे भी अगर हमें राइट के साथ रीड करना है उस बाइनरी फाइल में
तो हम उसको WB+ करेंगे, बाकी सारे फीचर्स सेम रहेंगे। यहाँ पे हम राइट के साथ रीड भी कर पाएंगे। अब देखते हैं वहां पे जो अपेंड मोड था, अपेंड मोड में वहां पे क्या था कि हम किसी फाइल को अपेंड करने के लिए ओपन करते हैं कि उसमें कुछ ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है, हम उसके बाद में अपना कंटेंट जोड़ना चाहते हैं। जबकि राइट में क्या होता है कि कंटेंट अगर लिखा हुआ है तो ओवरराइट हो जाता है, ठीक है। अपेंड में क्या होता है, जो पुराना कंटेंट था वो भी एज इट इज रहता है, उसके नीचे नया कंटेंट ऐड हो जाता है। तो अगर ऐसे ही में बाइनरी मोड में बाइनरी फाइल में करना है तो उसके लिए जो हम वहां पे ए मोड यूज करते थे, यहाँ पे हम यूज करेंगे AB। तो AB का मतलब क्या है, ओपन सा फाइल फॉर अपेंडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। तो यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट पे हम कोई डेटा अपेंड कर रहे हैं। न्यू डेटा विल बी अपेंडेड एट द एंड। तो जो न्यू डेटा हम अपेंड करेंगे वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके बाद में अपेंड होगा। और इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो एक नई फाइल उस नाम से बन जाएगी। वहां पे जो हम अपेंड और रीड दोनों करने के लिए हम A+ का यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम अपेंड और रीड दोनों करने के लिए AB+ का यूज करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बताया जो सारे मोड हैं उनके आगे B जुड़ जाएगा। वहां पे R था, यहाँ पे RB, वहां पे W था, यहाँ पे WB, वहां पे A था, यहाँ पे AB। तो AB+ का मतलब ओपन सा फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। न्यू डेटा विल बी अपेंडेड एट द एंड। जो नया डेटा होगा वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा के बाद में ऐड होगा। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर रीडिंग और राइटिंग। अगर फाइल उस नाम से कोई फाइल पहले से नहीं बनी हुई है तो एक नई फाइल बन जाएगी उस नाम की। अब देखते हैं क्लोजिंग अ फाइल। हमने ऑलरेडी जो प्रोग्राम देखा उसमें हमने फाइल क्लोज की हुई है। जो मैंने अभी प्रोग्राम आपको दिखाया कि यहाँ पे हमने फाइल ओपन की थी और यहाँ पे फाइल क्लोज की थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ओपन फंक्शन हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने फाइल को रीड किया, फिर हमने उस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइल को क्लोज किया। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हम बाइनरी फाइल क्लोज कैसे करते हैं। क्लोज फंक्शन यूज फॉर क्लोजिंग अ फाइल। ये क्लोजिंग है, CLOSING, क्लोजिंग अ फाइल। क्लोज ब्रेक्स द लिंक ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। जो फाइल ऑब्जेक्ट फाइल को पॉइंट कर रहा होता है उस लिंक को ये ब्रेक कर देता है। नो टास्क कैन बी परफॉर्म बाय द फाइल ऑब्जेक्ट आफ्टर क्लोजिंग द फाइल। जब हम फाइल को क्लोज कर देते हैं तो जो फाइल ऑब्जेक्ट होता है, फाइल को लिंक कर रहा होता है, उसका लिंक ब्रेक हो जाता है, तो हम उसके थ्रू फाइल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्लोजिंग फाइल इज इंपॉर्टेंट। किसी भी फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। फाइल्स आर ऑटोमेटिकली क्लोज एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। अगर हम किसी फाइल को क्लोज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जब प्रोग्राम एंड होता है तो क्लोज हो जाती है, लेकिन हमें बाय डिफॉल्ट अपने आप ही फाइल को क्लोज करना चाहिए, प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड ना रहते। तो इसका जो सिंटेक्स है फाइल हैंडल डॉट क्लोज, जैसा कि हमने वहां पे देखा ना, माई फाइल जो हमारा फाइल हैंडल का नाम था, और डॉट क्लोज फंक्शन हमने कॉल करके वहां पे फाइल को एंड किया था। यहाँ पे माई फाइल डॉट क्लोज को हमने यहाँ पे कॉल किया था और इसके थ्रू हमने यहाँ पे फाइल को क्लोज किया था। तो आज की क्लास पे हमने देखा कि बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, उनको हमने देखा कि कैसे उसको रीड कर सकते हैं, और जो उसका डेटा था वो हमने देखा कि नॉट ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में था। तो आज की जो हमारी बाइनरी फाइल की बेसिक क्लास थी उसको हम इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी हम बाइनरी फाइल्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।